बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ईरानी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं आज के दिन में और उसकी वजह से इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के बहुत इंतजाम किए गए। बहुत सारे रास्ते बंद हैं, बहुत सारे दफातर जो हैं वो उन्हें बंद रखा जाएगा। वजह यह है कि पाकिस्तान में जब भी कोई गैर मुल्की आता है तो हमारे यहाँ पे बड़ी मुसीबत बन जाती है। सिक्योरिटी के बड़े सीरियस मसाइल हैं, दहशतगर्दी लगातार हो रही है और इस बात का खतरा रहता है कि कोई दहशतगर्दी का वाकया ना हो जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से किसी को मनाकर पाकिस्तान में लाया जाता है। सरमायाकारी पाकिस्तान से जा रही है। अब ईरानी सदर आ रहे हैं, मेन मकसद उनके आने का क्या है? दो तीन चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि देखें ना, मुलाकात के लिए खाली तो उन्होंने आना नहीं है, क्योंकि अभी पाकिस्तान की जानिब से फील्ड मार्शल भी गए, वो भी जाकर मिले। शहबाज शरीफ की भी मादी में मुलाकात हुई, इसी तरह मोहसिन नकवी गए, वो भी पैगाम रसानी करके आए। तो कुछ चीजें जो हैं वो मिलकर ईरानी सदर को भी बतानी है। देखें, जो एपिसोड हुआ स्विट्जरलैंड में, उसमें पाकिस्तान को उनकी मेहनत का सिला नहीं मिला। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह था, या पाकिस्तान के मौजूदा रजीम का, कि फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ को एक तस्वीर और एक वीडियो की तलाश थी, जो उनका हक बनता था। उन्हें लगता है कि उन्होंने इतनी मेहनत की है, भाग दौड़ की है, चक्कर लगाए ममालिक के, बहुत टाइम और बहुत पैसा भी लगाया, बड़ी कोशिश की उन्होंने, और अमेरिकन की फेस सेविंग के लिए बड़ा जोर लगाया, बड़ी मेहनत की। तो उनका यह हक बनता था कि एक तस्वीर ऐसी बन जाती जिसमें वो मिडिल में खड़े हुए होते और दोनों लोग उनकी तारीफ करते, और इस तरह वो पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव बनाते कि हम तो बहुत कामयाब है, हमने बड़ी शानदार डिप्लोमेसी की है, तो पाकिस्तान के लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी है और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में बड़ा एहतराम हो रहा है हम दो लोगों की वजह से। हालांकि इनकी जगह कोई और भी वजीर आजम होता या सदर होता, उसको ये मौका मिल जाता, क्योंकि अमेरिकन को फेस सेविंग चाहिए थी। पाकिस्तान एक अच्छी ऑप्शन के तौर पर यहां पर मौजूद था और फील्ड मार्शल ने अपनी वफादारी का और हमायत का यकीन भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत अच्छे से दिला रखा है। तो अब ईरानी सदर आ रहे हैं, वो तस्वीर जो ना बन पाई, ये एक तरह से उसकी कंपनसेशन हो जाएगी। ईरानी सदर यहां पे आएंगे, क्योंकि देखें इराकची वगैरह जो है, कालीबाफ, वो गए हैं वहां पे कतर में, और जो मुज़ाकराती टीमें हैं वो मुज़ाकरात भी कर रही हैं। पीर वाले दिन एक और दौर होगा मुज़ाकरात का। अमेरिका और ईरान के बीच में मुज़ाकरात चलते रहेंगे, उन दोनों ममालिक ने चीजें तय करनी है, वो अपनी अपनी चीजें तय करते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बात आगे बढ़ती जाएगी। वो तस्वीर नहीं बन पाई, उसकी कुछ कंपनसेशन जो है वो इस्लामाबाद में आने के बाद ईरानी सदर करेंगे और वो पैगामात भी लेकर आएंगे। यानी ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामनाई, वो इन मुज़ाकरात और एमओयू के कोई इतने बड़े हामी नहीं है, बल्कि वो इसकी मुखालफत कर रहे थे। अब उनकी जो रेड लाइन्स हैं वो पाकिस्तान को बताई जाएगी कि फलां फलां हमारी रेड लाइन है और इसके अलावा जो है हम आगे नहीं बढ़ेंगे, इन चीजों के साथ आगे बढ़ना मुश्किल है। और वो पहले भी इन्होंने बताई है, पाकिस्तान को और कन्वे किया जाएगा। बहरहाल ये एक अच्छा कदम है, ईरानी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, इससे पाकिस्तान को ये तो फायदा होगा ना कि हमने इतनी मेहनत की है, तो कम से कम ईरानी सदर आए और वो आके इस बात को रिकॉग्नाइज करें। डोनाल्ड ट्रंप ने जो गुज़िश्ता रात ट्वीट किए, या जो दिन गुजरा अमेरिका का, उसमें जो ट्वीट किए वो काफी नरम नरम ट्वीट्स थे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले जिस तरह से बहुत गर्मी दिखाई अपने बयानात में, या ईरान को धमकी दी कि वो दोबारा से हमला करेगा, ईरान को बहुत बुरी तरह से मारेगा, या इस किस्म की जो चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने की, वो तब तक की जब तक के जेडी वेंस मौजूद थे स्विट्जरलैंड में। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन मेरा एनालिसिस ये है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहेंगे कि कोई और इस सुलह का क्रेडिट ले, या इन मुज़ाकरात का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप के अलावा किसी और को मिले। तो ईरानी वफद कल नाराज भी हो गया। उन्होंने कहा, देखें डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बदतमीजी वाली ट्वीट की है, इतनी सख्त बातें वो कर रहे हैं, तो हम ऐसे माहौल में एक अच्छे जेस्चर वाली तस्वीर कैसे बना सकते हैं? फिर इतना कत्लेआम हुआ, उसके बाद हम आपके साथ मुस्कुराते चेहरों के साथ इकट्ठे तस्वीर नहीं बना सकते, बैठ के मामला को हल करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो इसराइल लगातार लबनान के ऊपर अटैक कर रहा है, वो भी ईरानियों की रेड लाइन है, और वो अब पाकिस्तान को भी बताई गई और उन्होंने अमेरिकन को भी इसके बारे में बताया। तो डोनाल्ड ट्रंप को यह सूट करता है कि अमेरिका की कोई और टीम डोनाल्ड ट्रंप के अलावा ईरानी सदर के साथ या उनके बड़ों के साथ ना बैठे फ्यूचर में, क्योंकि देखें डोनाल्ड ट्रंप इस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं कि वो ये चाहेंगे कि उनकी मुलाकात मुश्तबा खामनाई के साथ हो। ये डोनाल्ड ट्रंप अपने मुंह से कह चुके हैं। वो ईरान के सदर से भी मिलना चाहते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप बातें खुद कर चुके हैं कि वो ईरानी क़यादत के साथ बैठने को तैयार है। तो ये जब लड़ाई का सारा क्रेडिट या उसका मलबा डोनाल्ड ट्रंप पे पड़ रहा है, तो मुज़ाकरात और सुलह के मामलात का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप किसी और को कैसे लेने दे सकते हैं, ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। फिर वो बहुत बड़े सियासतदान हैं, उनके पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे दिमाग काम करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त ट्वीट दिए, उसके बाद ईरानियों ने कोई ऐसी तस्वीर या वीडियो नहीं बनाई जो पाकिस्तानी भी चाह रहे थे बन जाए और अमेरिकन को भी चाहिए थी।
खासतौर पे जेडी वेंस को एक कामयाबी के तौर पे इसको देख सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। फिर अब डोनाल्ड ट्रंप ने, वो दिन गुजर गया, जेडी वेंस वहां से निकल गए, पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में आ गए। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने नरम नरम ट्वीट किए सारा दिन, वो हम देखते रहे। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं जी आपने हुर्मुज़ खुली है, ये बड़ी अच्छी बात है, मैकेनिज्म बना रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी ईरान को जो पैसा दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा। दो कामयाबियां ईरान ने हासिल की हैं स्विट्जरलैंड के अंदर। नंबर एक, ईरान को तेल की तिजारत का एक इजाजतनामा मिल गया 60 दिन के लिए। ईरान तेल सप्लाई कर सकता है, शुमाली कोरिया को नहीं कर सकेगा, क्यूबा को नहीं कर सकेगा कि इनके साथ अमेरिका का पंगा प्रॉब्लम है। बाकी ईरान सारी दुनिया को तेल सप्लाई कर सकता है। तो ये ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिली। पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है कि पाकिस्तान को सस्ता तेल मैसर आ जाएगा। और पाकिस्तान को तो वैसे मेरे ख्याल में ईरान को चाहिए कि सस्ते नर्क के ऊपर तेल फराहम करे और पाकिस्तान को एक अलग ऑफर करे जो वो पूरी दुनिया को नहीं कर रहा। यही दुनिया को अगर ईरान तेल दे रहा है $100 का फर्ज करें, तो पाकिस्तान को $60-70 का देना चाहिए। एक अच्छी ऑफर पाकिस्तान को मिलनी चाहिए ईरान की जानिब से। मैं ये तवक्को करता हूं ताकि पाकिस्तानी कौम को फायदा हो। देखें ये रिजीम तो चोरी टिकेती के साथ आया हुआ है, जाली लोग हैं, ये आज हुक्मरान है कल नहीं होंगे। ईरान भी यहीं पे रहेगा, पाकिस्तान भी यहीं पे रहेगा और दोनों ममालिक आपस में हमसाये बन के रहेंगे। तो अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए और दोनों ममालिक की अवाम का फायदा होना चाहिए। बहरहाल ये चीजें भी आगे बढ़ेंगी। एक तो उन्होंने ये किया, दूसरा उनका $12 अरब ये कालीबाफ के मुताबिक उसका मैकेनिज्म तैयार हो गया है कि पहले मरहले में जो $12 अरब है ईरान का वो उन्हें मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, $12 अरब अगर उन्हें मिल जाता है तो। और इससे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने में उनको बहुत मदद मिलेगी। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का फैसला आया और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अमल दरामद कर दिया। मैं आपको सिर्फ इतना याद दिलाना चाहता हूं कि 1 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने यानी तमाम जजेस ने बैठकर मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया था, लेकिन उस वक्त फैसला आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। काजी फायदी साहब चीफ जस्टिस थे, पूरा जोर लगाने के बावजूद वो ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ करवाने में नाकाम रहे और ये फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आ गया। एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा जोर लगाया लेकिन इसके बावजूद आ गया। और फिर कुछ डाउट्स है, उन्होंने आकर टीवी चैनल्स पे बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इस फैसले पर अमल दरामद हो, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का फैसला था, लिहाजा अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। 1 साल गुजर गया और दोबारा से आईनी बेंच बनाया गया, पूरी अदलिया का स्ट्रक्चर बदल दिया गया उसके बाद, और यह फैसला किया गया कि हम अपनी अदलिया लेकर आएंगे और फिर अपनी मर्जी के बेंच बनाए गए। आईनी बेंच जो है उनको तश्कील दिया गया और बहुत सारी चीजें अपने कंट्रोल में की गई। उसके बाद दोबारा से मखसूस नशिस्तों का केस लगा और फैसला फिर एस्टेब्लिशमेंट के हक में आ गया। वो फैसला जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 1 साल तक अमल दरामद नहीं किया, उस फैसले पे जैसे ही अदालत ने अनाउंस किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फौरी तौर पर फैसले पर अमल दरामद कर दिया। और जैसे ही मर्जी का फैसला है, जैसे रेडियां नहीं बांटते, जैसे माले गनीमत बांटा जाता है, बिल्कुल वैसे इन्होंने फटाफट फैसले के ऊपर अमल दरामद कर दिया। हालांकि अभी 2 जजेस के दस्तखत भी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हमें जो फैसले की कॉपी दी जाए, तो कॉपी नहीं दी गई थी कि अभी 2 जजेस हैं, उनके दस्तखत भी नहीं है और अभी तो तफसीली फैसला भी नहीं आया। और फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यहां पर फैसले पर अमल दरामद कर दिया है। सिकंदर सुल्तान राजा ने एक बात साबित की है, कि अगर आप ढीठ हो जाएं और आप ये तय कर लें कि आपने 2 नंबरी करनी है और एस्टेब्लिशमेंट की चाकरी करनी है और आप किसी इंसाफ को, किसी कानून को, किसी आइन को ना माने, तो आप किस तरह की एक किरदार के हामिल होते हैं वो उन्होंने दिखा दिया, प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। उन्होंने बता दिया कि जनाब ये वो कैरेक्टर होता है जो आइन में नहीं मानता, कानून में नहीं मानता, इंसाफ में नहीं मानता, किसी लॉजिक को नहीं मानता, वो सिर्फ अंधाधुंध मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के फैसलों की जो है वो तामील करता है। और यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया और उनकी जो दुनियावी कामयाबी है उसकी वजह भी यही है। देखिए, करोड़ों लोगों के साथ इन्होंने बेईमानी की है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, याद रखें बात, ये तो दुनिया खत्म हो जाएगी। अभी तो उनकी उम्र का वो हिस्सा चल रहा है जिसके बाद बंदा अल्लाह मियां के पास चला जाता है, और वैसे जाना तो हम सब ने है, लेकिन जरा वो ये सोचे कि जो आदमी किसी का हक मारे उसके साथ रोजे क़यामत क्या होता है, जरा कुरान पाक निकाल के पढ़ ले। और उन्होंने पूरी कौम का हक मारा है, करोड़ों लोगों से उनका हक छीना है, उनकी हक तलफी की है और बेईमानी की है। दयानतदारी का तकाजा था उनके ओहदे से, लेकिन उन्होंने खयानत की है। जो लोग खाइन होते हैं, खयानत करते हैं, उनके साथ रोजे क़यामत क्या होगा, जरा वो पढ़ लें।
वक्त करीब है, उन्हें पता चल जाएगा कि करोड़ों लोगों के साथ उन्होंने किया। वो एक आधे बंदे के साथ भी कर देता है, दो बंदों के साथ कर देता है, जाके माफी भी मांग लेता है। यहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पूरी कौम के साथ ही बदज्यादती कर दी है। जाली फॉर्म 47 जारी कर दिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे। जहां मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का गिरबान पकड़ा जाएगा, वहां इनका भी पकड़ा जाएगा, और ये होना है। और इन्हें इस बात का पता भी है, ये सब जानते हैं, कोई बेवकूफ नहीं है, बस सिर्फ इनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ ने एक एहतजाज किया, और ख्वाजा आसिफ का एहतजाज आप देखें, बड़ा मासूम एहतजाज है। इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने कहा था स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में और माली मुराद में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के जुमरे में आता है। आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज्जत आबरू उसकी मरहून मिन्नत है। ये जनाब ख्वाजा आसिफ ने 11 जून को कहा था जब बजट आ रहा था, और ये तनख्वाहें बढ़ा रहे थे अंधाधुंध। इन्होंने काबीना की तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं, MNS की तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं, ये जो 4 नाम लिए इनकी तनख्वाहें भी बढ़ा दी हैं। पंजाब में भी यही किया इन्होंने वफाक में भी यही किया। अब ख्वाजा आसिफ का लेटेस्ट इसके ऊपर आया, ये माली फहाशी का सिलसिला 1 जनवरी 2025 से शुरू होता है। ये नोटिफिकेशन का हिस्सा है, यानी ये तनख्वाहें जो मिलनी है और मुराद जो मिलनी है, ये 1 जनवरी 2025 से मिलनी है। पिछले 6 महीने की भी इनको दी जाएंगी। कौमी खजाने के इस्तेहसाल की ये इंतहा है। 1 या 2 अशखास अपने ओहदों की निस्बत से अपनी माहाना तनख्वाह और अलाउंसेज एक MNA से 4 गुना बढ़ा लें और जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल दें। कौमी असम्बली के इदारे की कदर मंजिलत का ख्याल इसके निगहबान नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो सब फ्रॉड है। ख्वाजा आसिफ वफाकी वजीर है, ये काबीना में करने वाली बात को सोशल मीडिया में क्यों करते हैं? सोचा कभी आपने? ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये अपना रिकॉर्ड सीधा रखते हैं। जनाब मैं तो उस टाइम भी मना कर रहा सी ऐ ना करना। ये ख्वाजा आसिफ जो रिमके ये ट्वीट्स वगैरह करते रहते हैं ना, या स्टेटमेंट देते रहते हैं, ये इसलिए देते रहते हैं कि कल को इन्होंने जनरल आसिम मुनीर को भी बुरा भला कहना है। जैसे आजकल जनरल बाजवा को गालियां देते हैं, जनरल बाजवा के ऊपर सारे इल्जाम लगाते हैं कि जनरल बाजवा ने इतनी घटिया सियासत की कि हमने सारी जिंदगी कभी सोची भी नहीं। कल जनरल आसिम मुनीर के बारे में इन्होंने यही कहना है। और उस वक्त इन्होंने ये ट्वीट निकाल के देखे जब आसिम मुनीर था ना, तब भी हम ये बात कर रहे थे। ये बारीक वारदात डाल रहे ख्वाजा आसिफ। हालांकि ख्वाजा आसिफ को इस वक्त अपनी औकात का पता है, उनको आइडिया है। वो DGISPR, वो बेचारा जब टीवी के ऊपर आते हैं, किसी चैनल पे आते हैं, जनरल अहमद शरीफ, वो कहते हैं इंटरव्यू देते हुए कि दुआइयां दे रहे होते हैं कि यार हमारा सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, फौज सियासत नहीं कर रही है, हमें सियासत और दीगर उमूर के अंदर मत घसीटो। वो ये तरले मिन्नत कर रहे होते हैं हर मीडिया के ऊपर बैठ के, जब भी उन्हें मौका मिलता है। वो बेचारा दिन रात में लगा के एक बयानियां बनाते हैं DGISPR, और उनका बॉस, बिग बॉस ख्वाजा आसिफ, यानी आईनी तौर पे बिग बॉस है, वैसे तो औकात एक अर्दली वाली है, सभी जानते हैं। तो ख्वाजा आसिफ अगले दिन सारा बयानिया वाड़ के रख देता है। ख्वाजा आसिफ साहब आते हैं जनाब, 2-4 टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हैं, बाई डिजाइन आते हैं, एकदम नाजिल होते हैं। 2-4-5 बंदे इन्होंने रखे हुए, आके उनको इंटरव्यू दे देते हैं, और इंटरव्यू देते हुए बताते हैं जनाब वो तो झूठ बोल रहे हैं DGISPR, उनका नाम नहीं लेते, जरूरत नहीं है ना, ये नहीं कहते कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनको झूठा साबित करके चले जाते हैं कि पाकिस्तान में कोई आईनी जमहूरियत नहीं है, वो सारे अलग हैं और पाकिस्तान का उनके साथ कोई ताल्लुक ऐसा सच नहीं है, सवाए इसके कि पाकिस्तान उनके हक के खुद इरादियत को तस्लीम करता है और सपोर्ट करता है। लेकिन यहां DGISPR कह रहे हैं कि रियासत तो आजाद कश्मीर की है ना, तो वो आजाद कश्मीर की रियासत बात करेगी, उनके बिहाफ के ऊपर DGISPR तो बात नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में जिसकी ताकत है उसकी भैंस है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और ताकत के बलबूते के ऊपर फैसले होते हैं, तो फिर जो मर्जी करी जाए, जो मर्जी कही जाए। बहरहाल वो ये कहते हैं जनाब उनको सबूत मिल गए हैं, लेकिन अभी तक किसी एक सोर्स ने भी मुझे ये नहीं बताया कि उन्हें कोई सबूत दिखाए हों DGISPR ने कि ये लोग गद्दार हो चुके हैं, या ये लोग भारत के साथ मिल गए हैं, या ये लोग दुश्मन के एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं और दुश्मन से पैसा ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी साबित नहीं किया जा सका। मेरा नहीं ख्याल कि साबित कर सकेंगे, क्योंकि कश्मीरी जो मांग रहे हैं वो उनका हक है, और मेरी इतला के मुताबिक इस वक्त बैकडोर चैनल राब्ते भी हो रहे हैं। जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग जिनके सरों के ऊपर इनाम रख दिए गए, वो तो बराह रास्त इन मुज़ाकरात के अंदर या बैकडोर चैनल राब्तों के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन उनके साथ कुछ लोग राब्तों में हैं जो उलमा इकराम है, और वो लोग फिर राब्ते कर रहे हैं हुकूमत के साथ, और कोशिश की जा रही है कि आज़ाद कश्मीर के मामलात को अफाम तफहीम से हल किया जा सके। बाकी मामला तो हल हो जाते हैं, लेकिन 12 मुहाजिर नशिस्तों का मामला बार बार आकर फंस जाता है। अब यहां पे जो एक मुतालबा किया जा रहा है वो ये कि आप 12 नशिस्तें रखना चाहते हैं, आप रखें, लेकिन आप
इन्हें हुकूमत बनाने और गिराने का इख्तियार ना दें। यानी जब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म चुना जाए तो ये 12 नशिस्तों का कोई रोल नहीं होना चाहिए, और जब मखसूस नशिस्तें बांटी जाएं तो उनमें भी इन 12 नशिस्तों का कोई रोल नहीं होना चाहिए, और जब कोई हुकूमत आज़ाद कश्मीर में गिराई जाए तो उस वक्त भी इन 12 नशिस्तों का कोई रोल नहीं होना चाहिए। बाकी आप इन्हें रखना चाहते हैं, आप इन्हें रखें, आप इनसे आवाज़ उठाना चाहते हैं, आवाज़ उठाएं, सिंबॉलिक इनको हैसियत देना चाहते हैं, इनसे जोर लगवाना चाहते हैं, आप सारा कुछ करें, आलमी सतह पर इनके दौरे करवाएं, जो मर्जी करें, लेकिन आप आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को बनाने में, उसको गिराने में, उसके मामलात को चलाने में आप इनको शामिल ना करें। तो ये उनकी जानिब से एक मुतालबा है। भारत मुज़ाकरात हो रहे हैं, देखें उसका नतीजा क्या निकलता है। 28वीं आईनी तरमीम पे एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि PMLN और पीपल्स पार्टी मिलकर खेल रहे हैं और वो 28वीं आईनी तरमीम अब शायद नहीं होने देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से और नून लीग को ब्लैकमेल कर दिया गया गिलगित बल्तिस्तान में, एस्टेब्लिशमेंट ने 4 आज़ाद उम्मीदवार उठा के IPPs की झोली में डाल दिए। IPP एक पॉलिटिकल पार्टी भी है ना, एक तो वो IPP है जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया ना, तो एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है IPP। ये IPP जो है एस्टेब्लिशमेंट को बहुत प्यारे हैं, चाहे वो IPP अवाम की जेबों पे डाका डालने वाले IPPs हों जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने और सियासी जमातों ने मिलकर लगाया, और उनके जरिए से कौम से इतना पैसा छीना जाता है कि जो शख्स भी 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है वफाकी वजीर पानी और बिजली के मुताबिक वो 4 यूनिट बिजली के पैसे देता है। मुझे पहले लगता था कि ये 1 और 3 का रेशो है कि अगर आप 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आप 3 यूनिट बिजली का पैसा देते हैं, नहीं। लेकिन पानी और बिजली के वफाकी वजीर ने कहा नहीं, आप अगर 25 रुपए की बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आप 100 रुपया बिल देते हैं, यानी जो 75 रुपए हैं वो आप IPPs की जेब में डालते हैं जिसकी उन्होंने बिजली नहीं बनाई हुई होती। तो ये IPPs एस्टेब्लिशमेंट को बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी IPP रख दिया, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। ये पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन इस पार्टी को 4 आज़ाद उम्मीदवार तोहफे में दे दिए गए। वजह यह है कि 4 आज़ाद उम्मीदवार मिलने के बाद ना सिचुएशन बड़ी मजेदार बन गई। अभी कुछ नशिस्तें हैं 2-3 जिनके ऊपर कंफ्यूजन है, वो फैसला आ जाएगा। इनमें 9 सीटें बताई जा रही हैं पीपल्स पार्टी की, 8 PMLN को दी गई हैं। अब 4 ये जो हैं अगर IPPs को मिल गई तो IPP इन दोनों में से जिसके साथ जाएगी वो हुकूमत बना लेगा। कैसा जबरदस्त काम हो गया। IPP इन दोनों में से जिसके साथ जाएगी वो हुकूमत बना लेगा, और IPP किसकी जमात है आप जानते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने सारा का सारा खेल अपने हाथ में रख लिया है। अब फैसलवाडा जो है वो लॉन्च हो जाते हैं जैसे ही ये पता चलता है कि 28वीं आईनी तरमीम में कोई गेम हो रही है, और तरमीम के ऊपर काम तो तकरीबन हो चुका है, अब तो तरमीम सिर्फ पास करवानी है। तो फैसलवाडा आते हैं सियासतदानों को और सियासी जमातों को उनकी औकात याद दिलाने के लिए। वो आए, आकर उन्होंने पहले तो ये बताया कि जनाब पाकिस्तान में हुक्मरान बनने के लिए, क्योंकि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के आला-ए-कार हैं फैसलवाडा, और इस वक्त वो उनका कीमती सामान उठाकर पीछे पीछे चलते हैं जर्नैलों के, तो फैसलवाडा बेहतर जानते हैं कि कौन सी ऐसी खसूसियात है जो किसी शख्स में हो तो वो हुक्मरान बन सकता है। फैसलवाडा ने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट को किस तरह के लोग पसंद हैं, और उन्होंने कहा हुकूमत में आने के लिए आपको नकम्मा, इश्तेहारी, मफरूर, बीमार, कातिल और जानी होना चाहिए। ये फैसलवाडा साहब ने फरमाया कि ये वाली खसूसियात अगर आपके अंदर हैं तो आप हुकूमत में आ सकते हैं। यानी एस्टेब्लिशमेंट को इस किस्म के लोग पसंद है, उनको वो हुकूमत में लेकर आते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट का फार्मूला उन्होंने बता दिया है। देखिए, सियासतदानों को गंदा करने का सिलसिला हमेशा से जारी है। ये जर्नैल ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें करते हैं सहाफियों के साथ तो एक ही बात करते हैं, सियासतदान बहुत गंदे हैं, सियासतदानों ने करप्शन की है, सियासतदान 2 नंबरी करते हैं, सियासतदान मुल्क को खा रहे हैं, सियासतदान मुल्क को तबाह कर रहे हैं। फौजी बहुत अच्छे हैं, फौज ने बड़ा कमाल काम किया है, फौज मुल्क को नहीं खा रही है, फौज मुल्क के लिए दिन रात सोचती है, दिन रात कोशिश करती है, हम तो कुर्बानियां देते हैं। तो हमेशा जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ये माइंड सेट बनाती है पाकिस्तान में कि सियासतदान बहुत गंदे हैं। लेकिन याद रखिएगा, पाकिस्तान एक सियासतदान ने बनाया था, पाकिस्तान को आईन एक सियासतदान ने दिया था। पाकिस्तान ने आज तक जितनी तरक्की की उसमें ज्यादा हिस्सा सियासतदानों का है। पाकिस्तान का दिमाग सियासतदान है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जब जब आती है, वक्ती तौर पे पाकिस्तान को छोटा मोटा कोई फायदा हो भी जाए तो लॉन्ग रन में पाकिस्तान को नुकसान होता है। अयूब खान ने जिस तरह की सियासत की तरह डाली, उसने पाकिस्तान की सियासत को तबाह कर दिया, बाद में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। याया खान ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने में आखिरी हथौड़ा चलाया। ज़ियाउल हक आया और उसने वक्ती तौर पे फायदा उठाया, अमेरिका से ताल्लुकात, दुनिया भर उसको आंखों का तारा बनाकर फिरती थी। ज़ियाउल हक यहाँ पे डिक्टेटर था, उसने अफगानिस्तान के अंदर एक जहाद करवाया
और ज़ियाउल-हक तो चला गया, लेकिन पीछे क्या छोड़ गया? मंशियात और कलाशनकोफ, और पाकिस्तान में कितना खून बह गया। दहशतगर्दी ज़ियाउल-हक ने इंट्रोड्यूस करवाई थी पाकिस्तान के अंदर। फिर परवेज़ मुशर्रफ आता है, वो अमेरिका के आगे लेट जाता है, अमेरिका की आंखों का तारा बन जाता है। आज आसिम मुनीर अमेरिका की आंखों का तारा बने हुए हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। जो डिक्टेटर्स होते हैं या मिलिट्री जर्नल्स होते हैं, ये अमेरिका की आंखों के तारे बनते हैं। और हमेशा ये कहा जाता है, देखो जी अमेरिका इनसे कितना खुश है, आलमी सतह पे कितनी कामयाबियां मिल रही हैं। कोई कामयाबी नहीं मिल रही। कामयाबी पता किसे कहते हैं? पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो जाए। क्या खत्म हुई? नहीं, वो पहले से ज्यादा है। कामयाबी किसे कहते हैं? कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाए। क्या बेहतर हुई? नहीं, वो बर्बाद हो गई। कामयाबी पता किसे कहते हैं? कि आम आदमी की जिंदगी आसान हो जाए, महंगाई खत्म हो जाए। क्या खत्म हो गई महंगाई? नहीं हुई। आम आदमी की जिंदगी पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई। कामयाबी पता किसे कहते हैं? कि आपके मुल्क में धड़ाधड़ सरमायाकारी आ रही हो, आपके मुल्क में सयाह आ रहे हो। क्या वो हो रहा है? नहीं हो रहा। कामयाबी इसे कहते हैं कि आप कर्जे वापस उतार रहे हो, आप कर्जे चढ़ाते चले जा रहे हैं, चढ़ाते चले जा रहे हैं, आपने रिकॉर्ड कर्जे ले लिए। कामयाबी किसे कहते हैं? कि लोग काम करने के लिए आपके मुल्क में आए, आपके मुल्क से ब्रेन ड्रेन लगातार हो रहा है, और आपका आर्मी चीफ कहता है ये ब्रेन गेन है। ये नहीं, उनके कहने से तो नहीं हो जाएगा। डॉक्टर जा रहे हैं, इंजीनियर जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, सरमायाकार जा रहे हैं, जो कारोबार करना जानते हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो ये कामयाबी है। कामयाबी पता किसे कहते हैं? कामयाबी कहते हैं जब आप तजारती खसारे में ना हो बल्कि मुनाफे में हो। आप लगातार तजारती खसारे में होते चले जा रहे हैं। तरक्याती बजट आपने इंतहाई कम कर दिया है। यानी पाकिस्तान को ये कहते हैं हम तरक्की की मनाजिल तय करवाएंगे। बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्शन कर रहे थे 2026-27 का साल वो होगा जब पाकिस्तान तरक्की की सीढ़ियां चढ़ेगा, यहां से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। इस तरह की बातें हमने सुनी थी। चंगी ऊंची उड़ान की तरफ पाकिस्तान गया है, तरक्याती बजट आधे से भी कम कर दिया। ऐसे आप मुल्क चलाएंगे? आपको पता है तरक्याती बजट कम क्यों किया है? आम आदमी जिसको इस बात की समझ नहीं आती, जरा मैं उसको समझा देता हूं आसान अल्फाज में। हुकूमत का काम क्या होता है? हुकूमत का काम होता है कि वो अवाम से टैक्स इकट्ठा करती है और उस टैक्स के जरिए से अवाम के तरक्याती मंसूबों पे काम करती है। और टैक्स का बड़ा हिस्सा तरक्याती मंसूबों पे लगाया जाता है कि कहीं पे बड़े बड़े तालीमी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं पे सेहत के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं पे खेलों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं पे एनर्जी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं पे डैम्स बन रहे हैं, कहीं आबपाशी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कहीं अवाम के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें लाई जा रही हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सड़कें निकल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ना। साइंस में तरक्की हो रही होती है, टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही होती है। तो ये तरक्याती बजट होता है कि जब अवाम से पैसा इकट्ठा करती है हुकूमत, तो फिर वो तरक्याती कामों पे लगाती है। अब इस हुकूमत ने अपने अल्ले तलल्ले तो कम करने नहीं है। इन्होंने तो अय्याशी वाले तैयारे भी खरीदने हैं, बैरून मुल्क दौरों पर भी जाना है, फैमिली भी लेकर जानी है, मेकअप आर्टिस्ट भी लेकर जाने हैं, बच्चों को लेकर जाना है, बच्चों के दोस्तों को लेकर जाना है। तो इन्होंने तो अपना इंजॉय करना है, वो तो इन्होंने बंद करना नहीं है। प्रोटोकॉल तो इन्होंने इंजॉय करना है। इनके अपने दफातर के जो बजट है वो बढ़ते चले जाएंगे, अपने MNAs के फंड ये उनको देंगे। तो ये कहां से जाकर कट लगाते हैं? जो इनके लिए आसान तरीका है वो क्या? तरक्याती बजट कम कर दो, यानी अवाम के तरक्याती मंसूबे कम कर दें। कौम को कहानी सुनाई कि हम तरक्याती मनाजिल तय करेंगे, यहां से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा, और जिस चीज को उड़ान कहते हैं कि तरक्याती बजट, वो आधे से भी कम कर दिया। तो पाकिस्तान का तरक्याती बजट जो कम होगा ना, याद रखिएगा जब सरकारी मंसूबे बंद हो जाएंगे तो बेशुमार लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है उनका पूरा का पूरा इन्हिसार सरकारी मंसूबों के ऊपर होता है। तो जब आपने वो सारा साइज ही छोटा कर दिया, तो अभी आप देखेंगे इस साल और कितनी बेरोजगारी होती है, और कितनी गुर्बत होती है, और कितने लोग अपना पैसा लेकर पाकिस्तान से भागते हैं। ये आपको दिखाई देगा जिस तरीके से इन्होंने तरक्याती बजट कम कर दिया है। तो मैं आपको कह रहा था कि सियासतदानों को बदनाम करने का सिलसिला जारी है। हमेशा जर्नैल खुद को अच्छा दिखाते हैं और सियासतदानों को बुरा दिखाते हैं, और इसी वजह से पाकिस्तान आज तक स्टेबल नहीं हो सका। पहले लोगों में नफरत फैलाएगी, सारे सियासतदान बुरे हैं। हर सियासतदान जो हुकूमत में भी होता है ये उसको ऑफ द रिकॉर्ड बुरे ही कहते हैं और अपने आप को ये अच्छा कहते हैं। सियासतदानों को ये बात समझनी पड़ेगी। वो एक जबान करके इकट्ठे हो जाए सारे, और इकट्ठे होकर कहें कि जर्नैल बुरे हैं, इन्होंने पाकिस्तान पे बार बार कब्जा किया है, ये सरकारी मुलाजिम है, ये तनख्वाह लेते हैं, इनका काम है हमारे हुक्म को माने। हम हुकूमत बनाते हैं अवाम के वोटों से, जब हम आ जाते हैं तो हम जो हुक्म दें ये हमारे हुक्म की जो है वो खिलाफ वर्जी कभी ना करें, ये होना चाहिए। लेकिन उल्टा क्या होता है कि वो सियासतदानों को बदनाम करते हैं, और हमारे मीडिया के लोग इसमें इस्तेमाल होते हैं। कई अनजाने में इस्तेमाल हो जाते हैं, कई जानबूझकर इस्तेमाल हो जाते हैं, कई अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सारे के सारे जो हैं मीडिया के लोग बदनीयत हैं,